नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सफैम की आई भारत देश की उस रिपोर्ट पर जिसने कहीं न कहीं हमें कुछ खास तौर पे सोचने को विवश कर दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में न केवल गरीबी का तांडव है बल्कि गैर बराबरी की पराकाष्ठा है। एक ऐसी गैर बराबरी जो पूरी दुनिया में हमें बिल्कुल एक अलहदा देश के रूप में अपने आप को दुनिया में खड़ा करती है। एक ऐसा देश जो कि दुनिया का न केवल दूसरा सबसे बड़ा देश है बल्कि बहुत जल्द वह दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन को पछाड़ करके बनने जा रहा है। वह देश जिसने 1991 के बाद नई आर्थिक नीति के आगमन के बाद कहीं न कहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था के पटल पर अपनी पहचान बनाई, अपनी पोजीशन बनाई। आर्थिक विकास दर को कहीं न कहीं चीन के बाद सबसे ज्यादा हासिल करने में महारत हासिल की और आज की तारीख में वह भारत देश कोविड काल के बाद अब दुनिया में सबसे ज्यादा विकास दर हासिल करने वाला देश बन गया है। इतना ही नहीं, भारत देश दुनिया में अब इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है और आज भारत की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के बराबर है। ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं कि 2025 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन को पार कर लेगी। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में कैसे अरबपतियों की, धन कुबेरों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है लेकिन बहुसंख्यक गरीब जनता या तो उतने ही पायदान पर खड़ी पाई जा रही है या उसकी संपत्ति और आमदनी में केवल मामूली इजाफा हो रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह बताया गया कि करीब 3 साल पहले भारत में करीब 77% दौलत केवल 1% आबादी के पास आई, जबकि 67% आबादी की दौलत में केवल 1% की बढ़ोतरी हुई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत के खरबपति हर 10 साल में उनकी आमदनी और उनकी दौलत और 10 गुनी बढ़ जाती है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हमारा एक आम मजदूर एक बड़ी टेक्सटाइल बिजनेस में काम करने वाली टॉप सैलरीड एग्जीक्यूटिव के बराबर अपनी आमदनी को अगर हासिल करना चाहे तो उसे करीब 50 पुश्त जो है इंतजार करना पड़ेगा और उसे करीब 900 साल का समय गुजारना पड़ेगा। तो ऐसे में यह बात सही है कि हम दुनिया में घोर असमानताओं के मुल्क हैं और यह भी सही है कि हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी भी दुनिया में कहीं न कहीं सर्वाधिक थी। यह बात ठीक है कि पिछले 20 साल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी की संख्या में करीब 25 करोड़ की कमी आई है और आज हमारे पास गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों का एक तरह से आंकड़ा करीब अधिकतम 10 से 15 करोड़ माना जाता है। दोस्तों, जब ये हमारे राजनीतिकारों के लिए, हमारे राजनीतिज्ञों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, हमारे अर्थ विशेषज्ञों के लिए, हमारे आर्थिक निर्णयकर्ताओं के लिए, देश के भाग्य विधाताओं के लिए यह बड़े ही आत्मावलोकन का समय है कि हम देश में गरीबी दूर करने में एक निर्णायक कैसे बढ़त हासिल करें और देश में जो गैर बराबरी है उसी में कमी कैसे लाएं। मेरा मानना है, एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और एक पब्लिक डोमेन के ऑब्जर्वर के रूप में, कि हम पिछले 75 साल में गरीबी निवारण को लेकर के योजनाकरण का सहारा लिया। हमने मार्केट इकोनॉमी और गवर्नमेंट रेगुलेटेड इकोनॉमी के एक मिक्स स्ट्रक्चर में काम किया। हम कहीं न कहीं हमारी आर्थिक नीतियां साम्यवाद और समाजवाद की नीतियों से ज्यादा प्रभावित रही। लेकिन 1991 के बाद एक संक्रमण काल आया और उसके बाद हमने अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का चाल, चेहरा और चरित्र बदल दिया। हमने उदारीकरण, बाजारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के 4 खंभों पर अर्थव्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत की, जिसके तहत निवेश ही सर्वोपरि है, जिसमें प्रतियोगिता का नया वातावरण है और हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले साम्यवादी और समाजवादी नीतियों के तहत हर चीज का एक टारगेट तय करती थी और इसके तहत ब्यूरोक्रेसी की भूमिका ज्यादा थी, पब्लिक सेक्टर की भूमिका ज्यादा थी,
चाहे वो उत्पादन हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो टेक्निकल इनोवेशन हो, चाहे वो कहीं ना कहीं एक नए इनिशिएटिव लेने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, रिमोट एरिया में बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट लाना हो, मॉडल एंटरप्रेन्योर की भूमिका निभानी हो, हम सरकारी क्षेत्र पर डिपेंड करते थे। लेकिन करीब 1947 से लेकर 1991 तक हमने यह देखा कि हमारी विकास दर कभी भी 5 या 6% से ज्यादा नहीं गई। औसत विकास हमारी 3 से 4% के बीच रही, जिसे अर्थशास्त्रियों ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की संज्ञा दी। प्रोफेसर राज कृष्णा ने यह टर्म दिया था, जिसके तहत यह माना गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 3.5% से ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन हमारे पॉलिटिकल डोमेन में, हमारे पब्लिक डोमेन में, हमारे एकेडमिक डोमेन में, हमारे योजनाकारों के डोमेन में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, तंगहाली और कंजूसी को लेकर के तमाम लिटरेचर जो है गढ़े जाते रहे, पढ़े जाते रहे। योजनाओं में फोकस एरिया बनाया गया, थ्रस्ट एरिया बनाया गया, लेकिन हमारी विकास दर नहीं बढ़ी, न ही ज्यादा गरीबों के लिए कोई निर्णायक पहल हो पाया, न गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या में जो है जबरदस्त एक तरह से कमी आई, न पर्याप्त रूप में रोजगार बढ़ पाया। और कुल मिलाकर के हम एक प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रहे। हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी फॉरेन इकोनॉमी से कंपटीशन नहीं देते थे, और हम न ही विदेशी इंपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा देते थे। लेकिन 1991 के बाद जब ये मंजर आया तो कई हमारे वामपंथी और समाजवादी अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक दलों को ये नागवार लगा, और उन्हें ये लगा कि हम बाजार के हाथों बिक गए, हम विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों बिक गए, हम देश के बड़े धन्ना सेठों के चंगुल में आ गए। लेकिन मनमोहन सिंह और नरसिंह राव की जोड़ी ने जो विकास दर की गाथा लिखी, और जब निवेश ज्यादा बढ़ा तो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इन द कोर्स ऑफ टाइम सुधरने लगे, मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में आ गई। विकास दर ज्यादा बढ़ने से गवर्नमेंट के राजस्व में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, और जब राजस्व बढ़ता है तो हम इनफॉर्मल सेक्टर को गरीबी निवारण, बेरोजगारी निवारण और ग्रामीण विकास को लेकर के हम अपने योजनागत आवंटन में बढ़ोतरी करते हैं। और धीरे धीरे हमारी ग्रोथ रेट ओरिएंटेड इकोनॉमी कहीं न कहीं एक ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत अर्बनाइजेशन लाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाती है, रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर के तमाम करोड़ों लेबरर्स को माइग्रेशन के जरिए बड़े अर्बन सेंटर में और इंडस्ट्रियल सेंटर में एम्प्लॉयमेंट देती है। गांव में मनी ऑर्डर इकोनॉमी का आगमन होता है, ग्लोबलाइजेशन के बहाने विदेशों में भी हमारे वर्कर जाते हैं, और कुल मिलाकर के देश की इकोनॉमी को एक मजबूती हासिल होती है। लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट जो गरीबी और खास करके गैर बराबरी को लेकर के जो बातें कह रही हैं, वो कहीं न कहीं हमारी बुनियादी नीतियों की खामियों की तरफ इशारा करता है। और हमें ये समझना होगा कि 1991 के पहले के काल में तो चलिए शिथिलता थी, पर्याप्त विकास नहीं हो रहा था, लेकिन 1991 के बाद भी स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं रही। कभी बड़े हाई ग्रोथ रेट का रिजीम आया, कभी ग्रोथ रेट में गिरावट आई, कभी सरकारों ने भी गलतियां की। 2004 के अटल बिहारी वाजपेयी तक देश की इकोनॉमी एक बड़े ही रोबस्ट मोड में थी। देश का मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर तो बढ़ ही रहा था, देश में एक नए मिडिल क्लास का तेजी से उदय हो रहा था। लेकिन पॉलिटिकल रिजीम बदलती है, कहीं न कहीं सोशल डेवलपमेंट को लेकर के एक नया राजनीतिक नारा आता है। आर्थिक सुधारों के मानवीय चेहरा के नाम पर जब नई रिजीम आती है तो उसे विरासत में तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था मिलती है, लेकिन 2009 के बाद जब वो ऐसे लोक लुभावन कदम उठाते हैं जिसमें मनरेगा जैसी अनप्रोडक्टिव योजना आती है, बिना आर्थिक विकास किए कृत्रिम रूप से रोजगार प्रदान करने वाली मनरेगा योजना अर्थव्यवस्था में काफी स्फीतिकारक साबित हुई। कृषि की बुनियादी समस्याओं के समाधान के बिना और कृषि को लाभकारी किए बिना पूरे तंत्र, जो कर्ज व्यवस्था थी, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जो कर्ज लिया जाता था, उसे कर्ज माफी के जरिए भी इकोनॉमी को एक तगड़ा झटका दिया गया, और टुकड़े टुकड़े में पॉलिटिकल अपीजमेंट करने वाली हमारी व्यवस्था संगठित क्षेत्र पर जो ज्यादा मेहरबान रही आजादी के बाद से ही 7वें वेतन आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई और जो तमाम लोगों के वेतन बढ़ाए गए, उससे जबरदस्त भारत के आर्थिक खजाने पर बोझ पड़ा
और कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था 2014 के बाद संगीन हालत में आ गई। 2014 के बाद जो नई सरकार आई उसने स्थिति को जरूर संभाला, लेकिन उसके तरफ से भी जो नोटबंदी, जीएसटी, देशबंदी जैसे और कृषि में एक नए कॉल लेने के जो गलतियां की गई, कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक विकास दर भी गिरावट का शिकार हुई। और जो ट्रिकल डाउन थ्योरी के तहत जो हम गरीबी दूर कर रहे थे, शहरों में रोजगार दे रहे थे, उसमें भी गिरावट आई। और कोविड काल ने तो सारी स्थितियां दूषित कर दी। बहरहाल ऑक्सफैम की रिपोर्ट पर हम ये कहना चाहेंगे कि भारत की असमानता को लेकर के जो उन्होंने एक तरह से आंकड़े दिए हैं, जो आई ओपनर आंकड़े दिए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी हकीकत को भी बयां करते हैं। भारत देश की अर्थव्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ पर जो मध्य वर्ग है या उच्च मध्य वर्ग है, उसकी संपत्ति, दौलत, आमदनी और जीवन स्तर में ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो खास करके गांवों में रहता है और शहर के तमाम झुग्गी बस्तियों में रहता है, उसकी आमदनी में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन वो अपर्याप्त बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन रह रहकर जब अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचता है, चाहे वो कोविड की वजह से हो, चाहे वो देशबंदी की वजह से हो, नोटबंदी की वजह से हो या लोक लुभावन कदमों की वजह से हो, तो गरीब कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आहत होते हैं। कहीं ना कहीं शहरों की तमाम जो औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां जब शिथिल पड़ती हैं, तो देश का इनफॉर्मल सेक्टर तबाह हो जाता है और उनकी गैर बराबरी कुछ ज्यादा ही बढ़ती है। वजह यह है कि वो असंगठित क्षेत्र के हैं, उनके यहाँ वेतन, मजदूरी और वर्किंग कंडीशन फिक्स नहीं होते, गारंटेड नहीं होते, मिनिमम वेज एक्ट का भी पूरा तौर पे पालन नहीं होता। लेकिन संगठित क्षेत्र का जो तबका है वो हर तरीके से एश्योर्ड होता है, इंश्योर्ड होता है, जो रिटायरमेंट के बाद भी एक मोटी पगार एक पेंशन के रूप में पाता है। लेकिन देश का विशाल इनफॉर्मल सेक्टर जो सरकार के आर्मरी, सरकार के कानून, नियम और संस्था के किसी कवच का ढाल नहीं प्राप्त करता और वह कहीं ना कहीं बाजार और अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत की मनमौजीपन का शिकार हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ गैर बराबरी ज्यादा बढ़ती है। 75 सालों के भारत की अर्थव्यवस्था का यह अनुभव बताता है कि पहले 45-50 साल हम समाजवादी और वामपंथी जुमलों के शिकार रहे, देश में पर्याप्त विकास नहीं हुआ और गरीबी, बेरोजगारी पर पर्याप्त चोट नहीं पहुंचा। गांवों की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल रही, कृषि अनुत्पादक बना रहा। लेकिन जब हम नई रिजीम लेकर के आते हैं तो उस समय हम रोजगारों को उच्च प्राथमिकता नहीं देते और गवर्नमेंट अपने रेगुलेशन और नियमन में भी यथोचित परिवर्तन नहीं लाती। इस वजह से हम ये मानते हैं कि गरीबी पर अटैक करना है तो गरीबों को जो इमदाद दिया जाता है, चाहे वो मुफ्त का अनाज दिया जाए, उन्हें तमाम तरह की सब्सिडी दी जाए, जो ज्यादातर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है और कहीं ना कहीं गरीबों को और ज्यादा काम करने के प्रति और ज्यादा धनवान होने के प्रति, अपने जीवन स्तर बढ़ाने के प्रति और अपनी आमदनी बढ़ाने के प्रति हतोत्साहित करता है। उनमें वह यह भावना नहीं पैदा करता कि इस विकास की दौड़ में मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग की होड़ में तुम भी आगे आओ और केवल सरकार के कुछ चंद इमदाद या मदद, चाहे वो मुफ्त का अनाज हो या थोड़ी बहुत और पेंशन और कुछ मनरेगा की रोजगार हो, उस पर डिपेंड मत करो। सरकारों को अगर गरीबी दूर करना है तो आपके लिए सबसे बड़ा अस्त्र, जिसे अब सब लोगों ने मान लिया, चाहे 1991 के पहले के अनुभव के आधार पर देखें या 1991 के पिछले 30 साल के अनुभव के आधार पर देखें, कि भारत में गरीबी पर अटैक करने का सबसे बड़ा जो अस्त्र है वह उन्हें सब्सिडी और खैरात देना नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार देना है। एक ऐसा रोजगार जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता हो, एक ऐसा रोजगार जो देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी का भी इन्वायरमेंट क्रिएट करता हो, एक ऐसा रोजगार जिसमें पर्याप्त मजदूरी मिला करती हो, मिनिमम वेज एक्ट का यथोचित पालन होता हो, एक ऐसा रोजगार जिसमें श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के सारे ताने बाने जो है सुनिश्चित किए गए हों। हमने यह देखा कि भारत में दो तरह की दुनिया रोजगार के दुनिया में भी दिखाई पड़ती है, एक संगठित क्षेत्र का रोजगार, एक असंगठित क्षेत्र का रोजगार, एक शैक्षिक क्षेत्र का रोजगार और एक अपर्याप्त शिक्षित और अकुशल मजदूरों का जो है रोजगार। हम देखते हैं दो तरह की दुनिया है।
दो तरह के श्रम कानून हैं, दो तरह का जो है श्रमिकों को कल्याण के जो है वो एनवायरमेंट दिए गए हैं, दो तरह की सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है। और भारत में गैर बराबरी का और गरीबी के पर्याप्त रूप से कम नहीं होने का मुख्य वजह जो मुझे दिखाई देता है कि श्रम नीति, रोजगार नीति और सामाजिक सुरक्षा नीति में एक समानता नहीं है। श्रम रोजगार और श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार, इन तीन क्षेत्रों में अगर समूचे देश की कार्यशील आबादी जो करीब 50 करोड़ बताई जाती है, 50 से 65 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन कही जाती है, अगर इनके लिए अगर एक बराबर श्रम नीति, श्रम कल्याण नीति, मजदूरी और वेतन नीति और सामाजिक सुरक्षा यानी पेंशन नीति अगर बनाई जाए तो देश में गरीबी पर भी निर्णायक हमला होगा। और दूसरी तरफ जो गैर बराबरी जो मैन मेड है, सिस्टम मेड है, उस पर भी हमला होगा। अब हम बात करें उन कारकों की जो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम और सरकार के हाथ में है। हम ये जानते हैं कि भारत के जो अरबपति हैं, जो धनपति हैं, न केवल वो भारत में बल्कि एशिया में बल्कि दुनिया में भी बड़ा नाम कमा रहे हैं। भारत के करीब 130 खरबपति अब दुनिया के फॉर्च्यून और फोर्ब्स के लिस्ट में आ चुके हैं। भारत का एक उद्योगपति तो अब एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन चुका है और उनमें होड़ मचा करती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3-4 सालों में करीब 30 से 35 नए खरबपति पैदा हुए। ये बात ठीक है कि हम आम जनता को अगर वो खरबपति हमारे इस बाजार और इन्वायरमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के परिवेश में ज्यादा अमीर बनते हैं तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन देश की करीब 65 करोड़ आबादी अगर उसकी आमदनी में, उसकी उत्पादकता में, उसके जीवन स्तर में भी अगर बढ़ोतरी नहीं होती है तो यह घोर अफसोसनाक बात है, घोर चिंताजनक बात है। हम चाहते हैं कि भारत अगर दुनिया में खरबपतियों को पैदा कर रहा है तो ठीक कर रहा है, लेकिन भारत की बहुसंख्यक आबादी की आमदनी में भी उसी तरीके से इजाफा हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें बुनियादी नीतियों में बदलाव करना होगा। हमने पहले कहा कि श्रम नीति, वेतन नीति, श्रम कल्याण नीति, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन नीति देश की सभी कार्यशील आबादी के लिए एक बराबर उनकी योग्यता और उत्पादकता के आधार पर सरकारें निर्धारित करें। तो दूसरी तरफ सरकारें, कोई आदमी किसी उद्योगपति के घर में या किसी बड़े धनवान माँ बाप के घर में पैदा ले, ये सरकारें नहीं निर्धारित कर सकती, ये न किसी व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन सरकारें एक चीज निर्धारित कर सकती हैं कि देश की सभी आबादी, चाहे वो कितनी भी कंगाल हो या वो चाहे कितना भी मालामाल हो, सबके बच्चों को एक बराबर शिक्षा नीति, जो भारत के देश में नहीं है। भारत में शिक्षा की अनेकों दुनिया है, महानगरों की, शहरों की, गांवों की, छोटे शहरों की, मल्टीनेशनल, कॉरपोरेट, प्राइवेट सेक्टर, अलग अलग रैंकिंग आ रही है। विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, ये अलग अलग तरह की दुनिया, भारत में अलग अलग तरह की दुनिया पैदा कर रही है, अलग अलग तरीके की आबादी पैदा कर रही है, जिसमें घोर असमानता है, घोर विभेद है, डिस्क्रिमिनेशन है। और कुल मिलाकर के भारत में जो असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा जिम्मेवार एक समान शिक्षा नीति और एक समान शिक्षा का माहौल नहीं होने को मैं मानता हूं। फिर उसके बाद शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर आइए। हमारे देश में सभी आबादी को एक बराबर स्वास्थ्य फराहम नहीं कराया जाता, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के और शिक्षा को लेकर के हमारी नीतियां कंफ्यूज्ड हैं। हम सब जानते हैं कि इन दोनों क्षेत्र में निजी क्षेत्र का जो है एक तरह से उपस्थिति है और वो मुनाफा को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन भारत सरकार अगर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देती तो प्राइवेट सेक्टर में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं वह अभी आम जनता को पर्याप्त उचित दर पर उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं मुहैया करा सकती थी। लेकिन सरकारों की दूरदर्शिता, विजन के अभाव में कोई रेगुलेशन नहीं बन पाया है। टुकड़े टुकड़े में राज्य सरकारों को यह दे दिया गया है कि वो प्राइवेट स्कूल के फीस तय करें। इस पर एक 3 टायर रेगुलेटरी अथॉरिटी होता तो सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी में शिक्षा और स्वास्थ्य के जितने प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर हैं उन सबको फलने फूलने और अपना बिजनेस करने की आजादी होती। लेकिन देश की 140 करोड़ आबादी के मानव विकास को लेकर के एक बराबर इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होता। जो लोग
कि पेइंग कैपेसिटी थोड़ी भी नहीं है, सरकार उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान करती। अन्यथा जो लोग पे कर सकते हैं उन्हें वाजिब दर पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराई जाती तो देश में ये गैर बराबरी का आलम नहीं दिखाई देता। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा हमारी जो हमने ये पहले भी कहा कि सामाजिक सुरक्षा भी एक बड़ा फैक्टर है जो देश में असमानता पैदा करता है। तो हम कहना चाहेंगे कि भारत में यदि गरीबी दूर करना है तो बड़े बड़े साम्यवादी और समाजवादी जुमलों से नहीं होगा। हमें रोजगार का वातावरण तैयार करना होगा, हर साल 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देना होगा और उसके लिए सरकार को निजी क्षेत्र का मुंह देखने के बजाय और एक अनुकूल बिजनेस परिवेश का इंतजार करने के बजाय सरकारों को, तीनों टायर की सरकारों को अपने यहाँ जितनी वैकेंसी है उन सबको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ही, मैं चाहता हूं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ही पूरी वर्किंग पॉपुलेशन को जो है वेतन दिया जाए और नए रोजगार जो दिए जाए, नई नौकरियां दिया जाए, वह भी कॉन्ट्रेक्चुअल के आधार पर दिया जाए, जिससे सरकारों को यह न लगे कि वह नौकरी उनके लिए बोझ बन जाएगी, जो आमतौर पे गवर्नमेंट में जो कल्चर हमारा दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर सरकारें जब अगर रोजगार देंगी तो 60 साल का रोजगार, 60 लाख रोजगार तो तुरंत पैदा होगा और सरकारों की जब सारी परियोजनाएं चलेंगी तो करोड़ों लेबरर्स को सरकारी रेट पर उन्हें मजदूरी मिलेगा, उन्हें वर्किंग कंडीशन मिलेगा। और जब सरकारें तय करेंगी, इकोनॉमी में ज्यादा इनिशिएटिव लेंगी तो केन्सियन इकोनॉमिक्स की तरह प्राइवेट सेक्टर में भी एक तरह से बूस्टअप मिलेगा। जब इकोनॉमी एक बार सरकारी सेक्टर के इनिशिएटिव से रिजुविनेट होगी तो प्राइवेट सेक्टर में भी वो मोमेंटम आएगा और फिर देश में एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा होगा जहां पर कि एम्प्लॉयमेंट के तमाम अपॉर्चुनिटीज with good working condition and along with a good minimum wage policy और a labor welfare policy, तब देश में अपने आप गरीबी पर हमला होगा। और जब सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और श्रम कल्याण को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, वह सामाजिक सुरक्षा जहां पर सरकारी नौकर 1.5 लाख का पेंशन पाता है और गांव की रहने वाली असंख्य आबादी 400 रुपए प्रति माह समय पर जो है पेंशन नहीं पाती, उस देश में असमानता का अगर ये आलम है तो मुझे कोई हैरत नहीं होता, मुझे कोई हैरानी नहीं होती। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट हमारी सरकारों को, हमारी व्यवस्था को, हमारे पब्लिक डिसीजन मेकर्स के आंखें खोलने के लिए काफी है कि वह गरीबी पर हमले करने के लिए रोजगारों का वातावरण तैयार करें, रोजगार के आधार पर ही सारे इकोनॉमिक प्लानिंग करें, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मनरेगा की तरह हमें जो है एम्प्लॉयमेंट जो है केवल एक खैरात में नहीं बांटना, हमें किसी पर एहसान करने के लिए रोजगार नहीं देना, बल्कि ये इकोनॉमी की मांग है, गवर्नेंस की मांग है कि ज्यादा रोजगार जब होगा तो सरकार की समूची व्यवस्था भी बड़े अच्छे से चलेगी और गवर्नेंस का एक नया रोबस्ट रिजीम पैदा होगा। ठीक उसी तरह शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जब एक नीति बनेगी तो ये असमानता का जो ये खाई है ये और मिटता चला जाएगा। तो दोस्तों, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के बहाने सरकारों के लिए ये वक्त आ गया है कि वह इन दोनों क्षेत्रों पर काम करे, जिससे देश में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव विकास के साथ साथ गरीबी पर हमला हो और असमानता की खाई सी धीरे धीरे और जो है वह कम होती जाए और एक नया बराबरी का समाज, एक नया इग्लिटेरियन सोसाइटी भारत में क्रिएट हो। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, सब खैर।